हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरज दुबे। दोस्तों, पिछले टॉपिक में आपने मृदभांड संस्कृतियों के बारे में सुना, जाना, समझा और ये समझ पाए होंगे शायद कि मृदभांड संस्कृतियाँ क्या होती हैं। तो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि मृदभांड संस्कृतियाँ 4 प्रकार की हैं, जिसमें मैंने OPC कल्चर जो है आपको वो बताया था कि OPC कल्चर क्या है और कहाँ-कहाँ उनके लोकेशंस थे। जनरली मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न एरियाज़ में मिले थे। तो तकरीबन नॉर्दर्न एरियाज में मिलने वाले एक और कल्चर के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है चित्रित धूसर मृदभांड। आपको सब लोगों को कार्यक्रम का नाम उम्मीद है कि मालूम ही है, तो जरा बताइए क्या है कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम का नाम है नक्शे पर इतिहास, है ना। कार्यक्रम का क्या नाम है? नक्शे पर इतिहास, ये है हमारे कार्यक्रम का नाम। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन कर रहे हैं मृदभांड संस्कृतियों में जो मृदभांड जो संस्कृति है, यानी कि पॉटरी कल्चर जो है, उस पॉटरी कल्चर्स में आज हम डिस्कशन करेंगे चित्रित धूसर मृदभांड की। चित्रित धूसर मृदभांड, इसकी चर्चा करेंगे। पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, इनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो वेयर्स हैं, ये जो बर्तन हैं, ये धूसर रंग के हैं। मतलब इनका जो कलर है वो धूसर है। मिट्टी को जब पकाया जाता है तो जो स्लेटी टाइप का जो कलर आता है, स्लेटी रंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं धूसर रंग। काले का हल्का रूप, काला नहीं है लेकिन काले का हल्का सा रूप है। कहीं कहीं ज्यादा पका लिया जा रहा है तो हल्का सा ब्राउनिश शेप भी उसमें आ रहा है, तो वो हमको देखने को मिलता है। कहते हैं कि चित्रित धूसर मृदभांड जो है, इसका जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो आपको देखने को मिलता है अहिछत्र से। अहिछत्र वाला जो इलाका मैंने आपको पिछले वाले मैप में दिखाया था, बरेली के पास में, वो वाला जो इलाका है वहां से देखने को मिला है। अहिछत्र में कुछ टीले की खुदाई के दौरान मिला था 1940s के इर्द गिर्द, और वहीं से इस कल्चर के बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया और फिर बहुत बड़े स्तर पर इस कल्चर के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया और इसका विस्तार भी काफी बड़े स्तर पर हमको देखने को मिलता है। यानी चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो काफी बड़े इलाके पर हमको देखने को मिलते हैं। तो मतलब अगर आप देखोगे तो बिहार से लेकर के पंजाब तक और पश्चिम में राजस्थान तक, दक्षिण में अगर आप मतलब मध्य प्रांत में अगर आप जाओगे तो मध्य प्रदेश तक आपको आसानी से चित्रित धूसर मृदभांड के उदाहरण हमको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चित्रित धूसर मृदभांड का जो कल्चर है, ये कई सारे कल्चर को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। यानी कि इस तरीके की जो पॉटरीज हैं, ये पॉटरीज कई प्रकार के जो सभ्यताएं थी उनमें विकसित होती हुई दिखाई देती हैं और कई सारी दूसरी पॉटरी कल्चर के इंटरकनेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। खैर, इसको तो आप लोग टिपिकली इतिहास में पढ़िएगा, हम लोग तो मैप के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। फिर भी हमको देखने को मिलता है कि कई जगहों पर जो ताम्र संस्कृतियां हैं, उन ताम्र संस्कृतियों के साथ इनके कल्चर हमको देखने को मिलते हैं। और कई जगहों पर ये देखने को मिलता है कि अभी आप लोग पढ़ोगे आगे, मैं कुछ दूसरे नक्शे का इतिहास कार्यक्रम में आगे के जो चैप्टर्स हैं जिसमें हम लोग नॉर्दर्न पॉलिश्ड वेयर्स यानी NBPWs के बारे में पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि NBPW वेयर इन्हीं के बाद आएगा। यानी हम अगर चाहें तो ये समझ सकते हैं कि जिसको शॉर्ट में हम लोग पेंटेड ग्रे वेयर कह रहे हैं, तो PGW हम कई जगहों पर इसको यूज करेंगे PGW के रूप में। तो PGW जो कल्चर है वो NBPW से पहले का कल्चर है, यानी पूर्ववर्ती कल्चर के तौर पर इसको कई बार जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट लोकेशंस के तौर पर, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर। लोकेशन तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बाकी लोकेशन है हर जगह पर अलग अलग देखने को मिलती है। कई जगहों पर जैसे पंजाब में काफ़ी अच्छे खासे स्थान हैं, कपटालोन जगह है, रोपड़ है,
रूपनगर है, दधेरी है, ऐसी जगहें आपको देखने को मिलेंगी, राजस्थान है, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आपको इसके अलग अलग लोकेशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो लोकेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे, लोकेशंस को हम लोग देखेंगे चित्रित धूसर मृदभांड वाले। लेकिन बात आती है कि आखिर ये चित्रित धूसर मृदभांड जो थे, इसमें धूसर और चित्रण जो है वो दो चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। एक तो धूसर जो रंग है इसका, और दूसरा जो चित्रण है, चित्रण यानी कि पेंटिंग जो की जा रही है उसके ऊपर, इन दो चीजों की इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो कह रहे हैं कि जो चित्रित धूसर मृदभांड है, इनकी क्वालिटी की अगर हम बात करें, जैसे पिछले वाले की क्वालिटी बताई थी, तो उसी में अगर हम इनकी क्वालिटी की बात करें कि किस तरीके का है, तो इनकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी वैसे तो ओपीसी कल्चर के जो मृदभांड है उनसे थोड़ी बेटर है, बट इनके कल्चर के जो पात्र हैं उनकी जो मोटाई है, मोटाई अधिक नहीं है, मोटाई अधिक नहीं है। इसको आप ये भी लिख सकते थे कि पतले हैं, है ना, पतले पतले परत वाले, यानी इनकी जो परत है, यानी कि जो मोटाई है वो कम है, पतली गढ़न है इसकी। और इन पे जो कलर आता है, जो धूसर रंग आता है, जो धूसर रंग है, धूसर जो रंग मिलता है, धूसर जो रंग मिला है, इसके बारे में कई मतभेद हैं लोगों के, लेकिन ज्यादातर मान्यता जिस पक्ष में है कि इसकी कलरिंग क्यों इसकी आई है, तो कहते हैं कि इनमें पात्र जो है वो पकाए गए हैं, पात्र जो है वो पकाए गए हैं, पकाए गए हैं। तो पकाए गए हैं इसी कारण से रंग है, इसी कारण इनको ये रंग मिलता है। यानी कि ये जो पकने के कारण जो इसमें रंग आता है, और इसको पकाया गया करीब 750 से 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको पकाया गया है। तो जब आप मिट्टी के बर्तन को 750 से 800 डिग्री सेल्सियस पे जब पकाते हो, तो जो रंग आता है वो धूसर रंग आता है, वही धूसर रंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो एक क्वालिटी तो आपको यहाँ पर ये पता चल गई कि इसकी क्वालिटी जो है वो क्या है, मोटाई ज्यादा नहीं है, यानी पतली परत वाले हैं, और जो कलर आपको देखने को मिलता है वो पकाने से मिलता है। दूसरी एक क्वालिटी इसमें ये है कि ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन है, इनकी इंपॉर्टेंस एक और भी है कि ये चिकने हैं, चिकने हैं, चिकने हैं, मतलब इनकी जो सरफेस है, इनकी जो सतह जो है वो मतलब शाइनी सरफेस है, थोड़ी सी चिकनी सतह है। इसका मतलब जिस मिट्टी का प्रयोग किया गया है वो कोई चिकनी मिट्टी है, और उस चिकनी मिट्टी को काफी अच्छी तरीके से उसको जैसे आटे को गूंथा जाता है, तो जब आप, पता नहीं आप लोगों ने कभी आटा गूंथा है या नहीं गूंथा है, बॉयज गर्ल्स कोई भी हो सकते हैं, आटा गूंथने काम कोई भी कर सकता है। तो जब आप आटा गूंथते हो तो शुरुआत में जब उसका लूफ बनता है, जब उसका लोई बनता है, तो वो खुरदुरा होता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा और आप उसको गूंथना शुरू करते हो, तो उसके ऊपर एक देखते हो कि एक मतलब उसके अंदर एक चिकनाहट आनी शुरू होती है, एक अच्छी तरीके से फूलापन आना शुरू होता है, अच्छा लूफ बनना शुरू होता है, तो उसमें एक चिकनाई आ जाती है। तो शायद उसको अच्छी तरीके से गूंथा गया था, ऐसा माना जाता है, और तब जाकर के बर्तन बनाए जाने शुरू, तो शेप में खुरदुराहट नहीं आती है, अच्छे शेप हमको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो चित्रित धूसर मृदभांड में इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अच्छा, दूसरी चीज है, चित्रित धूसर मृदभांड में जो पात्र हमको देखने को मिलते हैं वो ज्यादातर पात्र या तो थाली हैं या फिर कोई बाउल्स जो होते हैं, कटोरे जो होते हैं, ठीक है, प्लेट्स एंड बाउल्स जो है उनका इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों पे जो बर्तन मिले हैं उनमें प्लेट्स और बाउल्स का प्रयोग जो है वो ज्यादा किया गया, थाली और कटोरे वगैरह जो होते हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। कई कई जगहों पर आपको थोड़े बहुत लाल रंग के बर्तन भी देखने को मिलते हैं जो कि पके हुए मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखनी है। बाकी अलग अलग समय में अलग अलग चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, तो इम्पोर्टेंटली हम तो केवल यहाँ पर ये समझने का प्रयास करें कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अगर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, यानी ये देखने का प्रयास करते हैं कि किन किन जगहों से किन किन चीज़ों को लोकेट किया जा सकता है, तो इसके लिए मैप की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। तो चलिए एक मैप ड्रॉ करते हैं, और जनरली इसके जो प्रोविंसेस हैं वो नॉर्थ के ही हैं, तो नॉर्थ के प्रोविंसेस हम लोग बनाएंगे, उत्तर भारत का नक्शा बनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूं कि भाई बैच की शुरुआत होने वाली 28 नवंबर से, ये जानकारी से बड़ी एक जानकारी जरूर है आपके पास में कि प्राइस स्लैश चल रहा है। इस समय प्राइस जो है वो ड्रॉप हुए हैं। 2028 का बैच अब आपको मात्र 30,000 रुपए में मिल सकता है, 30,000 रुपीज में मिल सकता है, 29,999।
और विरध लाइव कोड के इस्तेमाल से 2027 का जो बैच है वो आपको मात्र 11,000 रुपए में यानी 10,999 में मिल सकता है। तो भैया जल्दी जल्दी से कीजिए एडमिशन। इससे ड्रॉप्ड प्राइस में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला और कभी नहीं मिलने वाला। इसमें सब में आपको बुक्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप मिलेगी। दोनों के टारगेट अलग अलग हैं, इसलिए इनके जो वैलिडिटी ऑब्वियसली अलग अलग है। शायद इसकी 36 महीने है, आप देख लीजिएगा एक बार, लेकिन इसकी 48 महीने जरूर है, ये आप देख सकते हो। ये 4-4 साल की वैलिडिटी वाला बैच आपको 30,000 रुपये मिल जा रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट इसमें आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको जो मिल रही है वो प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, और अच्छी खासी विद सॉल्यूशन है, ठीक है। और जब आपके प्रीलिम्स आएंगे तब आपको मिलेगी, जब मेंस आएंगे तब आपको मिलेगी, ठीक है। आपको डेली एक एमसीक्यू सॉल्व करने को मिलेगा, मंथली टेस्ट है इसमें, वीकली टेस्ट है इसमें, ठीक है। ज्ञानवाणी सेशन है जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से आपकी बातचीत होती है, चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। अरे यार जो सोच रहे हो सब कुछ इसमें, करंट अफेयर, सी सैट, ईच एंड एवरीथिंग। सी सैट इसमें अवेलेबल है, करंट अफेयर्स इसमें अवेलेबल है, सारी क्लासेस तो इसमें मौजूद हैं, क्या चीज इसमें नहीं है। डेली बेसिस पे देखोगे तो 3 घंटे की आपको जीएस की क्लास मिलेगी, डेली बेसिस पे आपको 1 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है, आपको जो है सी सैट की क्लास मिल रही है, ठीक है। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की है, तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई तो हम डेली आपको वैसे ही करा रहे हैं, ठीक। बाकी एडिशनल जो बैचेस हैं वो आपको मिलते रहते हैं। चलिए, तो मैंने आपको कहा कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यही कोई जो नक्शा है वो एक बार ड्रॉ करना है, उत्तर भारत का नक्शा है जो हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, नॉर्दर्न पॉइंट जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो उसमें वही मैं आपको कहता हूँ कि यार सिंधु नदी बना लो, गंगा नदी बना लो, हो गया। तो ये आपकी सिंधु नदी बन जाती है। अच्छा, नदियों को हम लोग जो है वो नीले रंग से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। नदियों को हम लोग जो है वो नीले रंग से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लो जी, सिंधु नदी बन गई, ठीक है। ये सब सिंधु नदी बना लो इस तरीके से। थोड़ी ज्यादा लापरवाही से नहीं बन गई, थोड़ी ज्यादा लापरवाही से बन गई, तो अब सही है। मतलब ये भी लापरवाही से ही बनी है, पर ठीक है, मतलब लगभग ऐसी। और इसमें आप जो है सतलज नदी लाके ऐसे मिला दो। अब आप गंगा नदी बना लीजिए, यहीं कहीं से गंगा नदी को बहा दीजिए इस तरीके से। ये लीजिए जी, गंगा नदी बन गई, और नीचे तक चाहो तो ले जाओ। बगल से ही आप यमुना नदी निकाल दो, ऐसे करके मिला दो ले जाके। तो ये गंगा यमुना आपकी बन जाती है। अब आपको उत्तर भारत तकरीबन इसी से काम चलाना है, और थोड़ा सा उत्तर भारत का नक्शा चाहे तो आप बना लो यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा उत्तर भारत का नक्शा चाहो तो बना लो ऐसे करके। ये नॉर्दर्न इंडिया का पोर्शन, इसको किसी और कलर से बना लेते हैं। इसको किस कलर से बना लिया जाए, ब्लैक कलर से बना लेते हैं। चलो, मैप की आउटलाइनिंग हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं, ठीक है। ये नेपाल, ये भूटान, ये सिक्किम, और ये फलाना ठिकाना, और ये नीचे, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे करके कुछ बना लिया हमने। अब हमको लोकेशंस यहाँ पर देखनी है, अब लोकेशंस हमको यहाँ पर ड्रॉ कर। अब जो लोकेशंस हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें जरा देखिए उसमें क्या खास चीजें हैं। उसके लिए हमको पेन थोड़ा सा पतला करना है, पेन पतला कर लेते हैं। अब हम इसको पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर लेकर के चलेंगे, यानी इधर पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ। तो पूर्व में एक जगह यहां पर पड़ेगी आपकी, पूर्व में एक लोकेशन आपको देखने को मिलेगी बिहार में, वैशाली मान के चलिए कि, ठीक है, यहां कहीं पर इस जगह पर, ठीक है। तो एक बिहार में जगह पड़ती है वैशाली। वैसे काफी ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा वैशाली का नाम। प्राचीन भारत के समय में वैशाली काफी फेमस जगह रहा करती थी। तो यहां कहीं मान लेते हैं कि ये वैशाली जगह रही होगी, इस जगह पर। तो आप वैशाली लिख लीजिए, बिहार। आप लोग अलग से भी कहीं लिख लिया करो ऐसे। अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में एक जगह, वैशाली नहीं, वैशाली, सॉरी। वैसे बिहार में वा को बा कहने की आदत है, लेकिन वहां वैशाली को वैशाली नहीं कहा जाता, तो इसलिए हम वही लिखेंगे। तो ये एक लोकेशन है जो आपको याद रखनी है। प्रांतीय इलाकों में अगर हम बाहर बाहर वाले इलाकों में देखें तो एक जगह पड़ती है लखिया पीर, और ये पाकिस्तान के सिंध इलाके में। तो पाकिस्तान के सिंध इलाके में जाना पड़ेगा बाबू, तो
पाकिस्तान का सिंध इलाका तकरीबन ये इस जगह कहीं पे होगा, इस जगह, इस लोकेशन पे कहीं पे होगा ये। तो लखिया पीर यहां कहीं पड़ेगा, लखिया पीर। ये सिंध प्रांत है, ये सिंध प्रांत है पाकिस्तान का। ठीक है, तो एक लोकेशन आपको ये याद रखनी है, एक लोकेशन आपको याद रखनी है लखिया पीर, सिंध। और ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, सिंध, पाकिस्तान। ठीक, और अगर हम किनारों की बात कर ही रहे हैं तो एक नेपाल में जगह पड़ती है तिलौरा कोट। तिलौरा कोट, आप लोगों ने लुम्बिनी का नाम सुना होगा, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, है ना। तो तिलौरा कोट जो है वो वहीं पड़ता है। तो समथिंग हियर वेयर, ये आपका तिलौरा कोट है। तो ये आपका हो गया तिलौरा कोट, नेपाल। लुम्बिनी, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कपिल वस्तु। तो बाहर के एरियाज में अगर हम देख रहे हैं, आउटर आउटर थोड़ा सा, तो लुम्बिनी, तिलौरा कोट, तिलौरा कोट, लुम्बिनी, लुम्बिनी। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2-3 लोकेशन तो आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। अब हम बाकी के जो लोकेशंस हैं उसकी तरफ चलेंगे। उत्तर से, मतलब उत्तर भारत में ही है, उत्तर से मध्य भारत की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए आएंगे। जैसे उत्तर में आप उत्तराखंड की तरफ जब चलोगे तो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी बहती है जो गंगा नदी से मिल जाती है जाकर के। वहां पे पौड़ी गढ़वाल जनपद पड़ता है। तो अलकनंदा नदी के पास में एक जगह पड़ती है थपाली। ठीक है, कौन सी जगह पड़ती है? थपाली। तो थपाली जो है वो लोकेशन हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थपाली जो है वो तकरीबन तकरीबन इस जगह पर कहीं पर पड़ेगी। ये जो पोर्शन है ये हमारा थपाली है, थपाली, यूके। पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। जो यहां बन पड़ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूं, जो नहीं बन पड़ेगा, जो जगह कम पड़ेगी मैं ओरल बोल दे रहा हूं, उसको आप उसी तरह ओरली जो है वो समझ लीजिएगा, वैसे ही लिख लीजिएगा, उसमें कोई इतना वैसा वाली बात नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस जगह है आलमगीरपुर। नाम सुना है आप लोगों ने आलमगीरपुर का? ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने आलमगीरपुर का नाम ना सुना हो। सबने सुना होगा आलमगीरपुर का नाम, सुना है सबने? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आलमगीरपुर का नाम सुना है सबने? आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है? ये मेरठ में। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था। तो सिंधु सभ्यता के समय में आलमगीरपुर को सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा बताया था, तो वही आलमगीरपुर है। ये तकरीबन तकरीबन आपको यहां कहीं पर देखने को मिलेगा, इस जगह पर। ये लोकेशन है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ की लोकेशन है। तो ये भी आपकी पीजीडब्ल्यू लोकेशंस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पीजीडब्ल्यू लोकेशंस में आपको ये भी देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहीं पास में ही एक जगह और देखने को मिलेगी जिसका नाम है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर मान के चलिए कि यहां कहीं पर है, इस जगह पर। ये जगह है आपका हस्तिनापुर। ये मैंने आपको कल वाला जो मैप था, उस कल वाले मैप में भी आपको एक जगह बताई थी, हस्तिनापुर। अहिच्छत्र, अच्छा कल आप लोगों को याद होगा जहां से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जहां तकरीबन तकरीबन आपको पहला लोकेशन देखने को मिलता है, जहां से लगभग पहली लोकेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है, वो अहिच्छत्र लोकेशन है। तो अहिच्छत्र भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं, इस जगह अहिच्छत्र, बरेली के पास।
हमें थोड़ा सा और ऊपर बनाना चाहिए, बट चलिए तकरीबन यहाँ कहीं पर आपको अहिच्छत्र, ठीक है। अहिच्छत्र जो है आपका बरेली जनपद ही पड़ता है एक्चुअली। और एटा में मैंने आपको जखेड़ा बताया था, जखेड़ा, फिर अतरंजी खेड़ा भी मैंने आपको एटा में बताया था। तो मतलब ये दोनों लोकेशंस कल वाले याद हैं आप लोगों को? कल मैंने आप लोगों को दिखाए थे एटा, क्या नाम है, जखेड़ा, अतरंजी खेड़ा, दोनों ही आपको याद होने चाहिए। और दोनों एकदम आसपास के लोकेशन है, एकदम करीब करीब के लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगे इन जगहों पर। तो मैं दोनों को एक साथ ही आसपास कहीं बना दे रहा हूं। आप चाहें तो एक बड़ा सर्कल करके दोनों को एक ही जगह पर दिखा सकते हैं। अगर आपके पास में मैप छोटा पड़ रहा है तो आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों लोकेशन कौन कौन सी हो गई? जखेड़ा और अतरंजी खेड़ा। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं जखेड़ा। वैसे राइटिंग काफी साफ रखने का प्रयास है मेरा। अतरंजी खेड़ा। और मैंने आप लोगों को कहा है कि आप मैप को जूम करके देखेंगे तो आपको ये मैप दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि मैप दिखाई नहीं देगा, मैप दिखाई देगा, अच्छी तरीके से दिखाई देगा, कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मथुरा में आपको कई सारी जगहें देखने को मिल जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आपका मतलब मथुरा वाली जो लोकेशंस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिली जाएगी। आप मान लीजिए कि यहाँ कहीं पर मथुरा, ये मथुरा, यहाँ पर भी आपको इसकी लोकेशन देखने को मिल जाएगी। मथुरा के अलावा आप चाहोगे तो आपको सोंख एक जगह पड़ती है, सोंख, मथुरा के बिल्कुल पास में ही देखने को मिलेगी सोंख। तो सोंख भी मथुरा में ही है, मतलब मथुरा का ही एक भाग है सोंख। तो मथुरा लिख दे रहा हूं या यहीं पर सोंख लिख दे रहा हूं, एक ही बात है। मथुरा लिख लो या सोंख लिख लो, एक ही बात है। तो ये भी इसी का ही लोकेशन है। क्या नाम है, क्या नाम है ये जो आपका मृदभांड संस्कृति है, चित्रधूसर मृदभांड जो है, उसी का ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैंने आपको पिछले वाले कल्चर में एक जगह दिखाई थी, नोह। तो तकरीबन तकरीबन आपको यहाँ कहीं पर नोह देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं, यहाँ कहीं पर नोह। और नोह से और थोड़ा सा पश्चिम की तरफ चले जाओगे तो नोह से पश्चिम में आपको जयपुर, गिलुंद और जोधपुर वाला जो इलाका है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जोधपुर वाला जो इलाका है, जयपुर वाला जो इलाका है, वो आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। तो तकरीबन तकरीबन मान के चलिए कि जयपुर आपका यहाँ कहीं पे हो जाएगा, जयपुर तकरीबन यहाँ पर हो जाएगा, और जोधपुर थोड़ा और दूर पड़ जाएगा आपका जाकर के, जोधपुर। ये कुछ लोकेशंस हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। और एक लोकेशन और है जो कि गिलुंद वाली जगह है, ठीक है। एक लोकेशन जो है गिलुंद की है जो आपको याद रखनी है। अब गिलुंद वाली जो लोकेशन है वो, लेकिन जगह जो है थोड़ी सी उसकी चेंज हो जाती है। ये आपका एमपी वाला जो इलाका है वहां पर आपको गिलुंद जो है वो देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा, राजस्थान वाला जो इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये आपको मान के चलिए कि यहाँ कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर गिलुंद देखने को मिलेगा, गिलुंद। तो गिलुंद जगह भी यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दो जगहें हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, और इनमें आपको देखने को मिलेगा एक तो उज्जैन, ठीक है, और एक जो है आपको कायथा देखने को मिलेगा। तो उज्जैन और कायथा दोनों जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। और कायथा संस्कृति वैसे आप लोगों ने तो पढ़ी होगी, ऐसा नहीं कि कायथा संस्कृति नहीं पढ़ी है। कायथा संस्कृति सबने पढ़ी है, हाँ या नहीं? कायथा संस्कृति सबने पढ़ी है ना? तो उज्जैन और कायथा इसी तरीके से हैं। तकरीबन तकरीबन आप मान के चलिए कि यहाँ पर कहीं पर ये आपका उज्जैन हो गया, ये आपका कायथा हो गया, ठीक है। एमपी वाला जो लोकेशन है वो है ये उज्जैन, कायथा, ऐसे करके लोकेशंस आपको ये भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज्यादातर लोकेशंस तो इसी तरीके की।
ऊपर की ओर जब जाओगे तो दिल्ली में एक आपको जगह देखने को मिलेगी, इंद्रप्रस्थ। महाभारत काल में आप लोगों ने इंद्रप्रस्थ का नाम जो है वो सुना होगा, मतलब मेरे ख्याल से सबने सुना होगा इंद्रप्रस्थ का नाम। तो तकरीबन तकरीबन इस जगह पर कहीं पर ये आप इंद्रप्रस्थ तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाला जो पोर्शन है वो। इसके अलावा और नॉर्थ में चलेंगे तो आपको भगवानपुरा और दौलतपुर वाला जो लोकेशन है वो देखने को मिलेगा। अब भगवानपुर और दौलतपुर वाला जो लोकेशन है वो बेसिकली दिल्ली से ऊपर जो आपका हरियाणा वाला जो पोर्शन है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिल्ली से ऊपर हरियाणा वाले पोर्शन में आप चले जाओगे तो तकरीबन यहाँ कहीं पर इस जगह पर है ना। इधर इधर ही इस पूरे संपूर्ण लोकेशन के आसपास मान के चलिए, इस पूरे के पूरे लोकेशन के आसपास ही, एग्जैक्टली तो नहीं, इसका क्रम मुझे याद नहीं है क्योंकि कौन भगवानपुरा ऊपर पड़ेगा या फिर दौलतपुर नीचे पड़ेगा। तो यहाँ पर 2-3 लोकेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो दौलतपुरा भगवानपुरा, और एक टीला है जो कि काफी फेमस टीला है, राजा कर्ण का टीला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? राजा कर्ण का टीला। और ये राजा कर्ण का टीला जो है ये ये तीनों के तीनों इलाके जो हैं वो कुरुक्षेत्र जनपद में ही पड़ते हैं, कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये सब चीजें वहीं पड़ती हैं। पंजाब में कुछ इलाके आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जो सतलज नदी जो थी हमारी, सतलज नदी के पास में आपको यहाँ पर इस जगह पर कहीं पर एक लोकेशन जो क्या नाम है, कप्तालोन जनपद, जो लोकेशन मैंने आपको बताई थी कप्तालोन, जहाँ पे ओपीसी कल्चर भी आपको देखने को मिला था, वहां से पीजीडब्ल्यू कल्चर भी देखने को मिलता है। और यहीं पर रोपड़ है, संघोल है, दधेरी है, ये सारे इलाके भी हमको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो एक एक करके मतलब वहां पर उन इलाकों को भी देखा जा सकता है। सबसे टॉप में अगर आप चले जाओगे, सबसे टॉप में यहाँ कहीं पे चले जाओगे तो आपको एक जम्मू कश्मीर में जगह देखने को मिलेगी, मांडा। इस जगह पर एक लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, मांडा। ठीक है, मांडा के अलावा आपको एक जगह देखने को मिलेगी, नागर। यहाँ कहीं पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी, नागर। ये आपका पंजाब वाला इलाका है, कुछ थोड़ा बहुत पंजाब वाला इलाका पड़ता है। और एक जगह मिलती है आपकी दधेरी, ये भी पंजाब का इलाका है, तो वो यहाँ कहीं पे आपको देखने को मिलेगी, दधेरी पंजाब। ठीक है, दधेरी लोकेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका एक रोपड़ वाला जो इलाका है, रोपड़ वाला इलाका भी आपका इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए यहीं कहीं पर रोपड़ आपका इलाका पड़ जाता है, रोपड़। तो ऐसे पंजाब के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे जो आपको पंजाब में इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। मांडा जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, मांडा वाला जो लोकेशन है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर का है, मांडा जम्मू कश्मीर। ऐसे करके ये सारे लोकेशन आपके पंजाब के हो गए, ये सारे लोकेशन आपके हरियाणा के हो गए। ठीक है, इधर के जितने भी लोकेशन मैंने आपको बताए, ये सारे लोकेशन ये आपके यूपी के हो गए, ये आपका यूके का हो गया, इधर नेपाल है। ये लोकेशन जो आपके हैं ये राजस्थान के हो गए, ये लोकेशन आपका एमपी का हो गया। ठीक है, ये सब इधर का है ही। ठीक, ये आपका बिहार का हो गया। तो ऐसे करके अलग अलग जगहों के लोकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यूपी, एमपी, बिहार, और एक दिल्ली मैंने आपको बीच में दिखाया। ठीक है, एक दिल्ली मैंने आपको बीच में दिखाया, और ये आपका नेपाल का इलाका एक अलग से दिखाया। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे जो मैंने आपको चित्रित धूसर मृदभांड वाले इलाके में दिखाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, मतलब ये सारे के सारे महत्वपूर्ण इलाके हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ और भी जगह हैं, बहावलपुर वगैरह का इलाका है, गंगा मतलब इस तरीके का है, वहां से भी आपको चित्रित धूसर मृदभांड आपको देखने को मिलते हैं।
ठीक, और बाकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको इनकी बताई दी है ना। अतरंजी खेड़ा, नोह, ये सब इंपॉर्टेंट। अच्छा, अतरंजी खेड़ा, नोह वगैरह जो है, यहाँ से आपको कलश वगैरह भी देखने को मिले। एक चीज़ और है, अतरंजी खेड़ा है, नोह है और अहिछत्र, इन 3 जगहों से आपको कलश देखने को मिला है, कलश। तो ये 3 लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। अतरंजी खेड़ा, ये अतरंजी खेड़ा है, ये नोह है, 2 लोकेशंस तो ये हो गई, और एक आपका ये अहिछत्र, ये 3 लोकेशंस। ठीक है, इन 3 लोकेशन से आपको, ये अहिछत्र वाला लोकेशन हो गया, ये अतरंजी खेड़ा वाला लोकेशन हो गया, और ये नोह वाला जो लोकेशन हो गया, इन 3 जगहों से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कलश मिले हैं, जो PGW कल्चर के बने हुए कलश हैं। बाकी जगहों पर ज्यादातर आपको थाली बर्तन, इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। अच्छा हाँ, रंग की मैंने बात की थी। इसके अलावा चित्रण की अगर हम बात करें तो चित्रण में कई जगहों पर स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं, कई जगहों पर कुछ स्पाइरल टाइप की कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। मतलब एग्जैक्टली कई जगहों पर आकृतियां कुछ क्लियर हैं, कई जगहों पर आकृतियां क्लियर नहीं है। कुछ जगहों पर गेहूं और जौ और चावल वगैरह जो है ना, गेहूं, जौ और चावल वगैरह, उसकी छाप पड़ी हुई है। तो शायद उसको, उससे कलर किया गया है या उससे डिजाइन बनाने का प्रयास किया गया है, तो उसके चित्रण भी हमको देखने को मिलते हैं। तो वो चीजें, कुछ जगहों पर कुछ जियोग्राफिकल, माफ कीजिएगा, ज्योमेट्रिकल जो है फिगर्स भी देखने को मिले 1-2 जगहों पर, तो वैसा भी हमको देखने को मिलता है। तो चित्र कुछ उस तरीके के हैं, मतलब अटपटे से हैं पर हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा ये चित्र दूसर मृदभांड का जो लोकेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा, और ये चित्र दूसर मृदभांड जो है वो है क्या, ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए, इसके बारे में आपको कैसा लगा ये कल्चर पढ़ करके, ये जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आपको इसका PDF जो है वो मिलेगा कहां पर। आपको इसका PDF मिलेगा हमारे इस टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में आप विरत दुबे 01 करके सर्च कर लीजिए, या @विरत दुबे 01 करके, या सीधे इस इमेज को स्कैन कर दीजिए। ये वाली इमेज टेलीग्राम की है। इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो ये वाली इमेज पे आप स्कैन कर लीजिए। आप इस पे स्कैन करके इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में आप @विरत लाइफ से सर्च करोगे तो मिल जाऊंगा। और अगर आपको एनरोलमेंट कराना है अभी, तो आप मुझे अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो नाम और मोबाइल नंबर लिख करके दे दीजिए virat.dube@studyiq.com पर, हम आपको भिजवा देंगे। ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको पे करना है। विरत लाइफ कोड आपको दे दिया जाएगा, आप आराम से पे कर दोगे। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।